हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं यूरिया प्लांट रिलेटेड क्वेश्चन पार्ट 3 का टोटल आंसर, जिसमें हम जो है एचपी सेक्शन के सारे ट्रिपोलॉजिक और स्ट्रिपर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो इसमें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर ट्रिपोलॉजिक इन यूरिया प्लांट। यूरिया प्लांट के जो है टोटल ट्रिपोलॉजिक क्या है और ट्रिपोलॉजिक होती क्या है ये भी समझिए क्या होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ट्रिपोलॉजिक क्या है? द प्लांट ऑपरेट ऑन फेल सेफ प्रिंसिपल ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड अनडिजायरेबल इवेंट। कह रहा है कि कोई भी प्लांट हो, चाहे अमोनिया प्लांट हो, यूरिया प्लांट हो या पावर प्लांट हो, वो सारे प्लांट जो होते हैं वो जो है फेल सेफ प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। यानी कि जब कोई भी फेलियर हो तो वो सेफ मोड में चले जाएं और जो है हमारा प्लांट जो है डैमेज होने या डिस्ट्रॉय होने से बच जाए। तो इसी प्रिंसिपल पे कोई भी प्लांट वर्क करता है और उनके लिए क्या होता है कि दैट्स वाई ऑल क्रिटिकल इक्विपमेंट है वह ट्रिपोलॉजिक, और इसी वजह से जितने भी क्रिटिकल इक्विपमेंट है उनको हम ट्रिपोलॉजिक प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आपको सिंपल समझिए कि जैसे हम घरों में क्या करते हैं, घरों में जो है एक फ्यूज लगा देते हैं कि अगर कभी भी इलेक्ट्रिक ज़्यादा पावर मिले या ज़्यादा करंट किसी वजह से मिले या घरों में कहीं सर्किट हो, सर्किट लीकेज वगैरह हो गया, तो उस दौरान जो फ्यूज है, फ्यूज खुद वहाँ पे जल जाएगा, खुद डैमेज हो जाएगा और पूरा का पूरा जो है जितने हमारे इक्विपमेंट हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फैन हो, चाहे बल्ब हो, चाहे टीवी हो या कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस कोई भी हो, तो उसको जो है जलने से बचा लेता है। तो यहाँ पे क्या है, फ्यूज जो है एक तरह से उसे कह सकते हैं ट्रिपोलॉजिक इक्विपमेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हमारा बहुत सारा जो है डैमेज होने से बच गया। तो एक तरह से फ्यूज जो है हमारा ट्रिपोलॉजिक है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल जैसे मैं आपको समझाऊं कि ईएलसीबी क्या है, जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये भी एक छोटी सी ईएलसीबी आती है। वो अगर हम घरों में लगा दें तो जब कहीं भी अर्थ लीकेज हो, जैसे करंट का जो लीकेज है, अगर किसी वजह से करंट का लीकेज हो गया घर में कहीं भी, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक पूरा कट कर देगी पावर को और जो है करंट जो फैला है वो जो है किसी व्यक्ति को लगने से बच, मतलब कोई व्यक्ति जो है घायल नहीं होगा पावर से, करंट से। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा सर्किट को ब्रेक कर दिया। इसका फुल फॉर्म ही होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। वो सर्किट को ही ब्रेक कर दिया जिसकी वजह से पावर गई नहीं और जो आप के घर में जो है अर्थ लीकेज फैली थी वो स्टॉप हो गई। तो ये ऐसी हैं, यानी कि नॉर्मल में देखो ईएलसीबी तो लगी है, कुछ नहीं कर रही है, लेकिन जब कभी भी ये मैंने कहा था ना, ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड अनडिजायरेबल इवेंट, यानी कि कभी अनडिजायरेबल इवेंट आ गया या अनडिजायरेबल कंडीशन आ गई या कोई इमरजेंसी आई, तो ये जो है ईएलसीबी तुरंत क्या हो जाएगी, एक्चुएट हो जाएगी और पूरे जो है घर में जो पावर सप्लाई है उसको काट देगी और कहीं भी जो अगर अर्थ लीकेज होगी वो क्या हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी, कोई व्यक्ति मरने से बच जाएगा। तो जैसे ईएलसीबी वर्क करती है या फ्यूज वर्क करता है, वैसे ही हमारी ट्रिपोलॉजिक प्लांट में वर्क करती है। तो समझ में आ गया ट्रिपोलॉजिक क्या है। ट्रिपोलॉजिक एक तरह से ऐसा सेफ्टी इक्विपमेंट है, जब किसी पंप में या किसी कंप्रेसर में या किसी टरबाइन में कोई भी क्रिटिकल इवेंट आते हैं या अनडिजायरेबल इवेंट आते हैं, तो वो तुरंत जो है उस इक्विपमेंट को क्या कर देती है, ट्रिप कर देती है। ठीक है, तो ये हो गया वाटर ट्रिपोलॉजिक इन यूरिया प्लांट। उसमें मैंने सबसे पहले पूछा था कि IS1 क्या है और ये कब एक्चुएट होता है। तो दोस्तों IS1 का फुल फॉर्म होता है इंटरलॉक सिस्टम 1। IS1 का इंटरलॉक सिस्टम 1। तो IS1 जो है ये एक्चुएट तभी होगा जब आपका CO2 कंप्रेसर हुआ, CO2 टरबाइन हुआ, उनमें जो है उनमें कोई भी अनडिजायरेबल इवेंट या इमरजेंसी आएगी तो IS1 एक्चुएट होगा और पूरा जो है कंप्रेसर, CO2 कंप्रेसर और CO2 जो है कंप्रेसर को चलाने के लिए जो टरबाइन है वो दोनों ट्रिप हो जाएंगे। तो वो कौन कौन से इवेंट है उसको भी हम देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला जो है इवेंट ये है कि CO2 कंप्रेसर लो सक्शन प्रेशर, जब CO2 कंप्रेसर का सक्शन प्रेशर लो होगा तब ये एक्चुएट होगा। CO2 कंप्रेसर लो डिस्चार्ज प्रेशर, यानी कि डिस्चार्ज प्रेशर जब लो होगा तो ये ट्रिप होगा।
CO2 कंप्रेसर हाई डिस्चार्ज प्रेशर, अगर CO2 कंप्रेसर का हाई डिस्चार्ज प्रेशर हो रहा है तो ये एक्चुएट होगा। हाई लेवल इन सरफेस कंडेंसर, सरफेस कंडेंसर जो है E28 जो है, अगर उसका लेवल हाई हो रहा है तो ये एक्चुएट होगा। हाई एक्सट्रैक्शन स्टीम प्रेशर, अगर एक्सट्रैक्शन जो हम कर रहे हैं स्टीम का, उसका अगर हाई प्रेशर है तो ये एक्चुएट होगा। टरबाइन एग्जॉस्ट प्रेशर वेरी हाई, अगर टरबाइन का एग्जॉस्ट जो प्रेशर है सेट पॉइंट से ज़्यादा है तो ये ट्रिप हो जाएगा, तब ये एक्चुएट हो जाएगा। हाई लेवल CO2 नॉकआउट ड्रम, अगर नॉकआउट ड्रम का लेवल हाई हो गया तो ये एक्चुएट होगा। कंप्रेसर, टरबाइन, गियर बॉक्स, हाई एक्सियल डिस्प्लेसमेंट, अगर हाई एक्सियल डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये एक्चुएट होगा। कंप्रेसर, टरबाइन, गियर बॉक्स हाई वाइब्रेशन, अगर हाई वाइब्रेशन होगा तो ये एक्चुएट होगा। टरबाइन हाई स्पीड, अगर टरबाइन की स्पीड बहुत हाई हो जा रही है तो ये एक्चुएट होगा। लो ऑयल हेडर प्रेशर लो, ल्यूब ऑयल का हेडर प्रेशर अगर लो हो रहा है तो ये एक्चुएट होगा। ल्यूब कंट्रोल ऑयल प्रेशर, अगर कंट्रोल ऑयल प्रेशर अगर लो हो रहा है तो ये एक्चुएट होगा। हाई लेवल इन फर्स्ट इंटरफेस सेपरेटर MB16, यानी कि MB16 का जो है हाई लेवल होगा तो ये एक्चुएट होगा। या सेकंड स्टेज का सेपरेटर MB17, इसका लेवल हाई होगा तो ये एक्चुएट होगा। और हाई लेवल इन थर्ड इंटर स्टेज सेपरेटर यानी MB18 का लेवल अगर हाई होगा तो ये ट्रिप होगा, एक्चुएट होगा। और इमरजेंसी ट्रिप, किसी वजह से इंस्ट्रूमेंट फेलियर हो रही है तो भी ये जो है इंटरलॉक सिस्टम IS1 एक्चुएट होगा और पूरा का पूरा कंप्रेसर और टरबाइन ट्रिप हो जाएगी। इसमें एक वजह हम बताते हैं आपको कि क्यों दिया गया, क्यों एक एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी सबका तो है ही। जैसे आप सपोज करो कि एक पहले को ही देख लेते हैं कि जो है CO2 कंप्रेसर डिस्चार्ज प्रेशर जैसे हाई हो रहा है तो उस पर ट्रिप लॉजिक दिया गया है। क्यों भाई? क्योंकि अगर कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज है हमारी जो सेट वैल्यू है उससे अगर हाई चला जाएगा तो हाई प्रेशर को झेलने के लिए उतनी हमारी लाइन जो है, लाइन का प्रेशर जो है डिजाइन प्रेशर से अगर अधिक होगा तो सारी लाइनें फट जाएंगी, पूरा जो है लीकेज हो जाएगा, पूरा एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम जो है हाई प्रेशर पे ट्रिप दे रखे हैं। ठीक है, तो IS1 आपको समझ में आ गया कि ये टरबाइन और कंप्रेसर के लिए है और ये किस कंडीशन में एक्चुएट होगा। दूसरा जो है IS2 की बात करें तो ये HP सिंथेसिस लूप, HP सेक्शन की जो जितने भी सिंथेसिस लूप हैं उनके लिए ये है। और इसमें जो है ये कब आएगा, ये कब एक्चुएट होगा वो भी देख लेते हैं। रिएक्टर हाई प्रेशर, जब रिएक्टर का प्रेशर हाई होगा उस कंडीशन में ये एक्चुएट हो जाएगा और प्लांट ट्रिप हो जाएगा। दूसरा P1 ट्रिप, अगर किसी वजह से P1 ट्रिप हो जा रहा है यानी कि जो है रिएक्टर फीड पंप जो है वो अगर P1 ट्रिप हो जा रहा है तो ये एक्चुएट हो जाएगा, पूरा प्लांट ट्रिप हो जाएगा। उसके अलावा इमरजेंसी ट्रिप, कोई भी इमरजेंसी आ रही है तो उस कंडीशन में IS2 भी हमारा आएगा और पूरा प्लांट ट्रिप हो जाएगा। इसके अलावा ये ओनली HP सिंथेसिस लूप के लिए है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है IS3 जो है P1 के लिए है। P1 यानी कि जो अमोनिया जो है फीड पंप जो रिएक्टर में भेजता है उसके लिए है। तो ये कब होगा, P1 कब ट्रिप होगा उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लो सक्शन प्रेशर, अगर P1 का सक्शन प्रेशर लो है तो ट्रिप हो जाएगा। उसके अलावा लो ल्यूब ऑयल प्रेशर इन गियर बॉक्स, अगर गियर बॉक्स में ल्यूब ऑयल का प्रेशर कम है तो ट्रिप हो जाएगा। लो ल्यूब ऑयल प्रेशर इन क्रैंकेस, अगर क्रैंकेस में जो ल्यूब ऑयल का प्रेशर लो है तो वो ट्रिप हो जाएगा। हाई डिस्चार्ज प्रेशर, अगर डिस्चार्ज प्रेशर जो है P1 का ज़्यादा आ रहा है डिजाइन से तो ये ट्रिप हो जाएगा। इसके अलावा जो है क्रैंकेस ओवरलोड प्रोटेक्शन, क्रैंकेस के ओवरलोड के प्रोटेक्शन के लिए जो है ये ट्रिप हो जाएगा। ऑन एक्चुएशन ऑफ IS2, ये IS2 अगर एक्चुएट हो रहा है यानी कि HP सिंथेसिस लूप में का IS2 आया है तो भी जो है हमारा P1 जो पंप है वो ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया IS3। IS4 की बात करते हैं। IS4 जो है हमारा P2 के लिए है। P2 यानी कि कार्बामेट रिसाइकल पंप, तो कार्बामेट का जो पंप है P2 उसके लिए है। तो ये P2 पंप कब ट्रिप होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जब ये IS4 इंटरलॉक सिस्टम 4 एक्चुएट होगा, ये उसी कंडीशन में होगा जब P2 का जो है लो करंट कंजप्शन, यानी कि P2 का करंट कंजप्शन वेरी लो है, इसका मतलब P2 अनलोड हो गया। ठीक है, उसके अलावा हाई एक्सियल डिस्प्लेसमेंट,
यानी कि एक्सियल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, हाई वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाए P2 का। उसके अलावा हाई फर्स्ट स्टेज थ्रस्ट बेयरिंग टेम्परेचर, अगर थ्रस्ट बेयरिंग का टेम्परेचर हाई है तो भी जो है IS-4 एक्चुएट हो जाएगा। उसके बाद हाई फर्स्ट स्टेज जनरल बेयरिंग, जो जनरल बेयरिंग है उसका टेम्परेचर हाई है तो ये एक्चुएट हो जाएगा। हाई फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज का जो जनरल बेयरिंग है या सेकेंड स्टेज का जो है थ्रस्ट बेयरिंग का जो टेम्परेचर है ये अगर बढ़ रहे हैं तो ये ट्रिप हो जाएगा। इसके अलावा लो ल्यूब ऑयल प्रेशर, अगर ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जो जा रहा है उसका प्रेशर लो हो जा रहा है तो ये IS-4 एक्चुएट होगा और P2 ट्रिप हो जाएगा। इसके अलावा लो सील फ्लश सक्शन प्रेशर, अगर लो सील फ्लश का सक्शन प्रेशर लो है यानी कि सील फ्लश का सक्शन प्रेशर अगर लो है तो हमारा जो है P2 पंप ट्रिप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा IS-4 एक्चुएट हो जाएगा। उसके बाद लो सील फ्लश फ्लो, अगर सील फ्लश का जो फ्लो है अगर वो लो होए तो भी हमारा P2 पंप ट्रिप हो जाएगा, उस समय हमारा IS-4 जो है एक्चुएट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं IS-5 जो है यूरिया मेल्ट यानी कि जो प्रीलिंग टावर है, तो प्रीलिंग टावर के लिए ये बेसिकली है। तो ये किस कंडीशन में एक्चुएट होता है दोस्तों ये भी देख लेते हैं। ये बेल्ट कन्वेयर अगर नहीं रन हो रहे हैं, किसी वजह से बेल्ट कन्वेयर नहीं रन हो रहे हैं, जितने भी हमारे MT1 हुआ, ET1 हुआ, ET2 हुआ, तो अगर ये रन नहीं हो रहा है तो हमारा जो है हमारा IS-5 एक्चुएट हो जाएगा। उसके अलावा स्क्रैपर जो है नॉट रनिंग, अगर स्क्रैपर नहीं चल रहा है तो ये जो हमारा IS-5 जो है एक्चुएट होगा। उसके अलावा बकेट नॉट रनिंग, अगर बकेट जो है नहीं रन कर रहे तो ये एक्चुएट होगा। उसके अलावा मेंटेनेंस स्विच इन लाइन, अगर जो हमारा मेंटेनेंस स्विच है जो HS-135 जिसे कहते हैं, अगर वो लाइन में नहीं है तो ये एक्चुएशन होगा। उसके बाद BFC, अगर आपके यहाँ बल्क फ्लो कूलर है तो ठीक है, नहीं है तो BFC का अगर लेवल हाई होता है तो भी ये होता है। कहीं कहीं BFC नहीं यूज होते बल्क फ्लो कूलर, ये क्या होता है मैं बता दूंगा कभी। इसके अलावा जो है IS-6 पे आते हैं। IS-5 हो गया, IS-6 जो है इंस्ट्रूमेंट एयर फेलियर है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट एयर फेलियर अगर हो जाए किसी वजह से। इंस्ट्रूमेंट एयर फेल कब होगी? जब दोस्तों हो सकता है कि लाइन कहीं फट गई हो तो इंस्ट्रूमेंट एयर नहीं आ रही हो, तो उस कंडीशन में जो इंस्ट्रूमेंट एयर फेल होगी तो हमारा जो है IS-6 एक्चुएट हो जाएगा, पूरा प्लांट बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट एयर का कितना इंपॉर्टेंस आप जानते हो, जितने कंट्रोल वाले हैं उनको खोलने या बंद करने के लिए यूज होती है, लेकिन जब वो इंस्ट्रूमेंट एयर होगी ही नहीं तो प्लांट क्या होगा, चल ही नहीं पाएगा। इसके अलावा आते हैं हम IS-8 पे, ड्रेन रिकवरी पंप, जितने भी ड्रेन रिकवरी पंप हैं, मतलब जितने भी ड्रेनेज में हमारा जो सोल्यूशन होता है उनकी रिकवरी के लिए हमारा क्या होता है, ड्रेन रिकवरी पंप होता है P12AB। तो इसमें जो है प्लांट ट्रिप नहीं होगा, इसमें जो है हाई लेवल पे जो है ऑटो स्टार्ट एक जो बेसिकली एक पंप चलता है, लेकिन जैसे ही हाई लेवल आ जाएगा किसी वजह से तो दूसरा पंप भी जो स्टैंड बाई है वो भी ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा इसका जो है एक जो है जैसे ही लो लेवल आ जाएगा तो दोनों पंप बंद हो जाएंगे। तो ये हो गया जो है ड्रेन रिकवरी पंप P12 के लिए, यानी कि इसमें जो है दोनों पंप को ऑटो स्टार्ट या दोनों पंप ऑटो स्टॉप के लिए है, लो लेवल पे बंद हो जाएंगे, हाई लेवल पे चल जाएंगे दोनों। इसके अलावा IS-9 है हाइड्रोलाइजर सर्किट। हाइड्रोलाइजर सर्किट देखते हैं कि ये क्या होगा, तो ये बस एक ही कंडीशन में, जब जो है हाइड्रोलाइजर का टेम्परेचर जो है हाई आ जाए, है ना दोस्तों, वेरी हाई, यानी कि जो है एक तरह से 239 डिग्री आ जाए, तो उस कंडीशन में ये जो है हमारा IS-9 एक्चुएट होता है और हाइड्रोलाइजर तुरंत उसको ट्रिप कर देता है, यानी कि न इनकमिंग ना आउटगोइंग जो भी है उसको बचाने के लिए। नेक्स्ट हमारा होता है IS-10 हाइड्रोलाइजर फीड पंप। तो हाइड्रोलाइजर फीड पंप जो है P14 जो है, तो ये कब होगा, ये पंप कब ट्रिप होगा, तो ये जो होगा ट्रिप होगा लो करंट कंजप्शन, जब पंप का करंट लो है, लो सील फ्लश फ्लो, अगर जो सील फ्लश के लिए जो पानी जा रहा है अगर उसका फ्लो लो है तो ये पंप ट्रिप हो जाएगा। इसके अलावा बूस्टर पंप नॉट रनिंग, जो बूस्टर पंप है जो इसको सक्शन दे रहा है, अगर वो पंप ट्रिप हो जाए या वो नहीं रन हो रहा है तो ये हमारा IS-10 एक्चुएट होगा। इसके अलावा IS-11 की बात करते हैं, तो ये ऑयल पिट पंप है, जितने भी
जो है ऑयल ड्रेन होके आते हैं, तो उनके लिए ये है, उस जो पिट में जाते हैं तो उसको चलाने या उसको ट्रांसफर करने के लिए जो पंप लगा है उस पे है। तो ये हाई लेवल पे है, इसमें पंप जो प्लांट ट्रिप नहीं होगा। अगर हाई लेवल आएगा तो ये दोनों पंप स्टार्ट हो जाएंगे, और लो लेवल आएगा तो दोनों पंप बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया IS11। IS12 की बात करें, प्योरीफाई वेस्ट वाटर। तो प्योरीफाई वेस्ट वाटर में क्या है कि इसमें जो है, अगर जो हम भेजते हैं डीएम प्लांट को कंडेंसेट, तो उसमें जो है अगर अमोनिया, हाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, जैसे 5 ppm से ज़्यादा अमोनिया है, तो ये भेजेगा ही नहीं, वो ट्रिप कर देगा उसी तरह। ठीक है, और इसी तरह अगर जो है हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया के लिए है, और जो कंडक्टिविटी, अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा जा रही है तो भी वो नहीं भेजेगा, ट्रिप कर देगा। ठीक है, दो चीज़ ये देखेगा कि हमारा जो है यूरिया जो है रेंज में होनी चाहिए, यूरिया जो है 5 ppm है या नहीं, और कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा है तो ये भेजेगा ही नहीं, अपने आप ये ट्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा IS16 क्या है, डेमेस्टर पैड फ्लशिंग। वैक्यूम सेक्शन में जो हमारा डेमेस्टर पैड को फ्लश करने के लिए जाता है, तो उसमें क्या है, उसमें ट्रिप लॉजिक ये है कि इसमें जो है 10 मिनट बाद जो है डेमेस्टर पैड फ्लशिंग वाटर जो है हर 10 मिनट के बाद वो जो है जो वाल है वो खुलेगा। कितने सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए खुलेगा। यानी कि हर 10 मिनट बाद डेमेस्टर पैड का जो है फ्लशिंग कंट्रोल वाल है वो जो है 20 सेकंड के लिए खुलेगा, फिर बंद हो जाएगा। 20 सेकंड बाद फ्लश किया, उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगा, फिर 10 मिनट बाद फिर खुलेगा 20 सेकंड के लिए, फिर वो बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है IS17 है HW फ्लशिंग पंप, यानी कि HW फ्लशिंग पंप। ये कब एक्चुएट होगा दोस्तों, ये जो है हेडर प्रेशर, HW का जो हेडर प्रेशर है अगर वो लो होगा तो ये एक्चुएट होगा और जो है दूसरा पंप चला देगा। ठीक है, IK10 क्या है दोस्तों, पैसिवेशन एयर कंप्रेसर। पैसिवेशन एयर कंप्रेसर की ट्रिप लॉजिक ये है कि जो है अगर कंप्रेसर हाई डिस्चार्ज टेम्परेचर देगा तो ट्रिप हो जाएगा, हाई डिस्चार्ज प्रेशर देगा, यानी कि प्रेशर भी अगर ज़्यादा दे रहा है तो ट्रिप हो जाएगा। उसके बाद लो ल्यूब ऑयल प्रेशर, अगर ल्यूब ऑयल प्रेशर अगर लो है तो ये एक्चुएट हो जाएगा और IK10 जो है हमारा बंद हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन आंसरिंग पे। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि 15वां कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ K10। K10 का इम्पोर्टेंस क्या है, तो दोस्तों K10 का इम्पोर्टेंस है कि ये जो है पैसिवेशन के लिए जो है एयर देता है। तो पैसिवेशन होता क्या है या क्या नहीं होता है, इसके लिए आपको एक वीडियो मैं सजेस्ट करूंगा जो मैं बनाया हूँ, हीट एक्सचेंजर का पार्ट 36 जो है। हीट एक्सचेंजर की जितनी भी वीडियो हमने लगभग 50-52 क्वेश्चन बनाए हैं, तो हीट एक्सचेंजर का अगर आप 36वां पार्ट अगर देखोगे तो उसमें पैसिवेशन के बारे में बताया हूँ कि पैसिवेशन होता क्या है, क्यों जरूरी है। तो ये पैसिवेशन के लिए यूज है, और पैसिवेशन अगर नहीं होगा तो जितने भी लाइनर वगैरह हैं सब क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो इसका ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वाई MB1 इज सच ए हाइट। तो ये रिसेंटली मैं वीडियो बनाया हूँ, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा 17वां क्वेश्चन है, फ्लशिंग ऑफ HP स्टार्टअप लाइन, R1 ड्रेन लाइन और PV7A, इसकी फ्लशिंग कैसे करते हैं। अगर आप प्लांट में काम किए हो तो आपको मालूम होगा, उसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है जो उससे समझना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर हाउ मेनी हावर प्लांट कैन बी रन विदाउट P2 जो है हमारा जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि P2 जो है कार्बामेट रिसाइकल पंप है जो हमारा, तो कितने जो है रन विदाउट, कितने हावर वो बिना जो है हम P2 को चलाए प्लांट को चला सकते हैं। तो दोस्तों देखिए P2 की इंपॉर्टेंस समझिए, ये C1 से क्या होता है, C1 से सक्शन लिया और C1 से सक्शन P2 लेता है और फिर इसको भेज देता है MB1 में, फाइनली जो है कार्बामेट रिसाइकल होकर रिएक्टर में चला जा रहा है। ठीक है, अगर ये इसको चलाओगे नहीं, P2 को चलाओगे नहीं, तो ये क्या करेगा दोस्तों, P2 अगर नहीं चलेगा तो C1 का लेवल बढ़ेगा, और C1 का लेवल बढ़ेगा तो V1 में ओवरफ्लो होकर जो है V1 में पूरा कैरी ओवर होके आ जाएगा कार्बामेट,
और V1 में जब आ जाएगा तो V1 से हमारा सक्शन लेता है P5, तो P5 क्या हो जाएगा, तुरंत कैविटेट हो जाएगा, क्योंकि P5 का यूज हमारा अमोनिया जो है अमोनिया के लिए करते हैं। अमोनिया बूस्टर पंप है तो उसमें अमोनिया को ये हैंडल करता है, लेकिन यहाँ पे कार्बामेट आ जा रहा है V1 में, तो ये P5 क्या हो जाएगा, कैविटेट हो जाएगा, अनलोड हो जाएगा, तो P1 हमारा सक्शन नहीं लेगा, तो P1 ट्रिप हो जाएगा लो सक्शन प्रेशर पे। तो एक तरह से हमारा जो है कितनी इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए ये माना गया है कि जो C1 है ये ओवरफ्लो होकर V1 में ना आए, तो इसका एक टाइम दे रखा है कि जो है बेसिकली जो है 35 मिनट, यहाँ पे 35 मिनट होता है, 35 मिनट तक हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। 35 मिनट तक हम जो है C1 जो है ओवरफ्लो नहीं होगा, लेकिन 35 मिनट के बाद जैसे 36 मिनट होगा तो C1 ओवरफ्लो होकर V1 में आना शुरू हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि फॉर हाउ मेनी हावर प्लांट कैन बी रन विदाउट P2, तो 35 मिनट ही हम क्या करते हैं, P2 को बंद करके प्लांट को चला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर टाइम ले लिया तो हमारा V1 डिस्टर्ब होगा, V1 से P5 डिस्टर्ब होगा, P5 से जो है P1 डिस्टर्ब होगा, P1 से फिर R1 डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर हाउ मेनी हावर प्लांट कैन बी रन विदाउट K2 यानी कि हमारा पैसिवेशन एयर कंप्रेसर है, तो इसके बिना तो बिल्कुल नहीं। K2 अगर नहीं चला तो आप प्लांट नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि P2 जो है सॉरी K2 जो है K2 से जो है बिकॉज लाइनर गॉट डैमेज, क्योंकि जो है अगर K2 जो है हमारा नहीं चला, K2 हमारा पैसिवेशन एयर कंप्रेसर अगर नहीं चला तो आपका लाइनर जो है, जो लगे हैं लाइनर, वो जो है डैमेज हो जाएगा। और आप जानते हो कि अगर लाइनर डैमेज हो गए तो पूरा इक्विपमेंट खराब हो जाएगा। तो इसलिए P2 तो एकदम बिल्कुल वो नहीं है, यानी कि P2 के बिना हम प्लांट चला ही नहीं सकते। ठीक, P2 मैं क्यों कह रहा हूँ यार, K2 यानी कि पैसिवेशन एयर कंप्रेसर के बिना आप 1 मिनट भी प्लांट नहीं चला सकते। लेकिन अगर आप जो है अगर P2 अगर बंद हो जाए तो आप 35 मिनट तक आप प्लांट को चला सकते हो बिना P2 के, और तब तक दूसरा P2 चला के आप लाइन में ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वाई वी मेंटेन प्रेशराइजेशन रेट 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ HP सेक्शन। HP सेक्शन में जो प्रेशराइजेशन रेट है वो 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर हावर, ये 30 kg पर हावर है, यानी कि 1 घंटे में हम 30 kg ही प्रेशर बढ़ाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो दोस्तों ये जो है एक तरह से कैलकुलेटिव रिस्क है। ये क्या है? कैलकुलेटिव रिस्क है कि अगर हम जो है 30 kg पर हावर अगर प्रेशराइजेशन रेट रखें तो इसको हम क्या करते हैं, इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम इजीली एक तो कंट्रोल कर पाएंगे, और दूसरा इस पे जो है यूनिफॉर्म प्रेशराइजेशन होता है। जो प्रेशराइजेशन की रेट है इस पे वो यूनिफॉर्म है, यानी कि एकदम यूनिफॉर्म है। समझ में आया आपको? तो इस पे हमारा प्रेशराइजेशन रेट जो है यूनिफॉर्म है। दूसरा इसमें जो कैलकुलेटिव रिस्क है उसे हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इसी वजह से हम जो है प्रेशराइजेशन रेट को 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर हावर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई वी मेंटेन हीटिंग रेट 30 डिग्री पर सेंटीग्रेड क्यों रखते हैं? तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हावर, यानी 1 घंटे में 30 डिग्री ही क्यों हम रखते हैं जब हीटिंग करते हैं? तो इसका ये रीजन है कि इसमें जो है यूनिफॉर्म हीटिंग होती है, यानी कि जो हीटिंग है वो यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, दूसरा कि उस हीटिंग रेट को हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। और ये कहाँ से आया दोस्तों? ये कैलकुलेटिव रिस्क निकल के आया है, वो आपको समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि इस पे इतना होता है, क्योंकि ये कैलकुलेटिव है, इसमें कुछ और नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन वी स्टार्ट टू पुट कार्बामेट इन R1 ड्यूरिंग स्टार्टअप के दौरान जो है कार्बामेट को R1 में आप कब रखते हो? तो ये दोस्तों जब लेवल जो है हमारा 30% से एबव हो, यानी कि हमारा MV1 का जो लेवल है वो जो है 30% से एबव हो तो हम कार्बामेट को रखना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट मिनिमम प्रेशर EJ1 स्टार्ट टू सक कार्बामेट फॉर MV1। ये कह रहा है कि कार्बामेट
जो है को कब शक करता है हमारा ईजीएम। तो दोस्तों जब जब वो तभी शक करेगा जब आपका जो है मोटिव फ्लूइड, एक होता है मोटिव फ्लूइड, एक होता है प्रोसेस फ्लूइड, ठीक है। तो जब हमारा मोटिव फ्लूइड जो है अधिक है, मोटिव फ्लूइड का प्रेशर अधिक हो जाए और किसके, प्रोसेस फ्लूइड से, तो ये शक करना शुरू कर देता है। यानी कि मोटिव फ्लूइड हमारा जो है जो जा रहा है हमारा P1 से, और प्रोसेस फ्लूइड वही है एक तरह से MB1 का। तो जब मोटिव फ्लूइड का प्रेशर जो है प्रोसेस फ्लूइड से ज़्यादा हो जाए तो हमारा EJ1 जो है कार्बामेट को शक करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉट स्टार्टअप एंड कोल्ड स्टार्टअप। हॉट स्टार्टअप का मतलब होता है कि बिलो दिन 72 घंटे, अगर 72 घंटे से पहले अपने प्लांट को चला दिया, जैसे कोई प्लांट में इमरजेंसी आई, प्लांट ट्रिप हो गया, ठीक है, और ये ट्रिप कब तक रहा, 72 घंटे से पहले तक रहा, तो उसे कहेंगे और उसे आपने स्टार्ट कर दिया तो उसे कहेंगे हॉट स्टार्टअप। अगर जो है 72 घंटे के बाद अगर प्लांट को आप स्टार्ट कर रहे हो तो वो आ जाएगा कोल्ड स्टार्टअप के, उसे कहेंगे कोल्ड स्टार्टअप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वी नॉट होल्ड द सोल्यूशन इन R1 मोर देन 72 घंटे। यानी कि जो है रिएक्टर में जो है हम सोल्यूशन को 72 घंटे से ज़्यादा क्यों नहीं रखते। उसका आंसर ये है कि जो है सोल्यूशन जो है रिएक्टर में पड़ा हुआ उसमें है कार्बामेट, और कार्बामेट जो है हाईली कोरोजिव होता है। तो उसे अगर आप जो है वो धीरे धीरे क्या होता है इम्पैक्ट डालना शुरू हो जाएगा, और वो क्या करेगा, जो रिएक्टर है उसका लाइनर को वो क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, यानी कि उसको कोरोड कर देगा, खा जाएगा, और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए ये कहा गया है कि जो 72 घंटे से पहले तक वो जो है उतना इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। क्यों, क्योंकि थोड़ी बहुत पैसिवेशन उसमें एयर का जो पैसिवेशन होता है वो, तो उसका असर इतना रहता है कि 72 घंटे तक वो अपने आप में स्टेबल रखता है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बिल्कुल पैसिवेशन जो है वो मोपिंग एक तरह से कह लो तो बिल्कुल नहीं मिलती है, 72 घंटे के बाद एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं उस कंडीशन में, ये डायरेक्टली हम जो है अटैक कर देगा लाइनर पे, और लाइनर को पूरा डैमेज कर देगा। जो लाइनर हमारा बना है ना मोलिब्डेनम निकेल क्रोमियम, ये जो है लाइनर जो है हमारा बना है जो रिएक्टर का, तो उसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा अगर 72 घंटे से ज़्यादा रखें तो, क्योंकि 72 घंटे के बाद ये बहुत ही हाईली जो है रिएक्टिव हो जाता है, उससे पहले कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का जो है यूरिया प्लांट रिलेटेड क्वेश्चन पार्ट 3 का पूरा सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।